दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर के आया हूँ। उस कहानी का जो शीर्षक है वह है बदजात औरत। बदजात औरत, शर्म नहीं आती तुझे मना करते हुए? तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की? हर रात यही नखरे करती है। हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। जानती नहीं हो क्या? परमेश्वर होता है पति। एक तो बेटी पैदा कर दी, उस पर छूने नहीं देगी अपने को। सती सावित्री बनती है साली। नशे में धुत सुनील उलूल जुलूल बकते हुए प्रिया को दबोचने की चेष्टा में उस पर चढ़ गया। प्रिया की गर्दन पर शिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है, हरामखोर। सुन, मुझे बेटी नहीं एक बेटा चाहिए। यदि सीधे से नहीं मानी तो तुम्हारी जान ले लूँगा। नशे में चूर सुनील को एहसास ही नहीं था कि उसने प्रिया की गर्दन को कस कर दबा रखा है। दर्द से छटपटाती प्रिया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंततः उसने खुद को छुड़ाने के लिए सुनील की जांघों के बीच कसकर लात मारी। दर्द से तड़पते हुए सुनील एक तरफ लुढ़क गया। मौका पाते ही प्रिया बिस्तर से उतरकर भागी और फिर जोर से चिल्लाती हुई बोली, नहीं पैदा करना है मुझे तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। सुनील जब तक अपने आप को संभालता, प्रिया ने कमरे में बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार प्रिया ने कोई प्रतिक्रिया दी। मगर अब उसे डर लग रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी एक माँ की नन्ही बिटिया के लिए भी। क्या करे क्या न करे कि मनोस्थिति से उबरते हुए उसने तुरंत ही घर छोड़ने का फैसला ले लिया। प्रिया ने आज अचानक से एक ऐसा फैसला ले लिया जिसका अंजाम वह खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना जरूर महसूस करने लगी थी कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं ही होगा। प्रिया ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा कर रखे अपने सभी सर्टिफिकेट्स निकाले और नन्ही गुड़िया को आंचल से ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों से आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर उस घर को देखा तक नहीं जिसमें उसने 7 साल गुजार दिए थे। कभी अपना हो ही नहीं पाया। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी हुई सड़क ने उसे ठंड से ज़्यादा डर से कंपा दिया, पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने सुनील के पौरुष को, उसके अहम को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। यही सोचते हुए प्रिया ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए कैसे जाए, सवाल निरुत्तर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी जान उसके गले से चिपकी हुई ठंड से थर थर काँप रही थी। पास पड़ोस के किसी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वह मुख्य सड़क तक आ चुकी थी, पर रात के 12 बज रहे थे, कहीं कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में वह उसकी मदद करे, पर क्या उन्हें उसकी याद भी होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा उसने। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, प्रिया ने मन ही मन सोचा। आसपास कोई बूथ न देख प्रिया थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था। शायद वहाँ से फ़ोन करके सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर प्रिया ने आश्वस्त होकर तेजी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए, पर किसी ने फ़ोन नहीं करने दिया, या संटू ने फ़ोन नहीं उठाया तो रात भी तो कितनी हो गई है। ये सब सोचते हुए प्रिया ने अस्पताल में प्रवेश किया। रिसेप्शन की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। माफ़ कीजिएगा, अपने ठंड से जमे हाथ से उसने धीरे से हिलाते हुए प्रिया से डरते हुए नर्स ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर प्रिया को बच्ची के साथ देखकर उसे लगा कि शायद कोई मरीज है, अतः अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछी, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, प्रिया ने आंखों में आंसू लिए भर्राए हुए स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर शायद उसका मन पसीज गया
अतः उसने अपना फोन आगे कर दिया। नन्ही बच्ची को वहीं सोफे पर लिटाकर प्रिया ने संटू का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही सॉरी घंटी बजती रही पर फोन किसी ने नहीं उठाया। प्रिया का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर तो नहीं बदल गया है। अब कैसे वह बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को। आंखों से बहते हुए सैलाब को रोकने की पुरजोर कोशिश करते हुए उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के संशय प्रिया के मन में चलते रहे। निराश होकर वह फोन रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, हेलो, कौन? प्रिया सोच में पड़ गई कि बोले या न बोले। तभी फिर से हेलो की आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसने धीरे से कहा, हेलो जी, मैं प्रिया। अरे, आपने इतनी रात गए फ़ोन किया और वह भी एक अनजान नंबर से। सब ठीक तो है ना? आप कैसी हैं? बच्ची कैसी है? सुनील जी कहाँ हैं? ढेरों सवाल संटू ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी, मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हूँ। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? प्रिया ने रुधे गले से पूछा। हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, आप वहीं इंतजार कीजिए, कहकर संटू ने फ़ोन रख दिया। प्रिया ने फ़ोन रखकर नर्स से फ़ोन के भुगतान के लिए पूछा तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम, आप आराम से बैठ जाएं, लगता है आप किसी गंभीर हादसे की शिकार हुई हैं। नर्स की पैनी नज़रों को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए प्रिया ने गर्दन को आंचल से ढक लिया। नर्स द्वारा काफ़ी दिए जाने पर प्रिया चौंक गई। पी लीजिए मैडम, आज बहुत ठंड है ना, नर्स बोली। गर्म काफ़ी ने प्रिया को थोड़ी राहत दी। फिर वह नर्स की सहृदयता पर मुस्कुराकर उसका आभार प्रकट की। इसी बीच संटू अस्पताल पहुंच गया। आते ही उसने बच्ची के बारे में पूछा। प्रिया ने सो रही बच्ची की तरफ इशारा किया तो संटू ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से संटू को बताया कि संभवतः किसी ने प्रिया के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ चुका है। नर्स को धन्यवाद देते हुए संटू ने बच्ची को और कसकर अपने शरीर से चिपका लिया। बाहर निकलते ही प्रिया ठंड से कांप उठी। तभी संटू ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लीजिए इसे, वरना ठंड लग जाएगी। प्रिया ने चुपचाप जैकेट पहन ली और संटू के पीछे चल पड़ी। बाइक की सीट पर बैठकर संटू ने प्रिया को बैठने को कहा। प्रिया को सहारे की ज़रूरत थी। वह संटू का सहारा लेकर किसी तरह बाइक पर बैठ गई। संटू के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। बाइक के रुकते ही प्रिया ने बच्ची को लेकर उतरना चाहा, पर संटू ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने बच्ची को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। प्रिया ने कुछ कहना चाहा तो उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर तख्त पर जाकर लेट गया। दुविधा में खड़ी प्रिया सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर चौकी पर और वह उसके बिस्तर पर। इतनी रात गए वह संटू से कोई तर्क भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप बच्ची के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते ही प्रिया को नींद ने दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज़ से प्रिया की नींद खुलती है। बाहर निकलकर देखी संटू चाय नाश्ते की तैयारी कर रहा था। प्रिया साल ओढ़कर रजाई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाइए, मैं ये सब कर दे रही हूँ। मुझे तो रोज़ की आदत है ना, तुम थोड़ी देर और सो लो, संटू ने जवाब दिया। प्रिया ने अपनी भर आई आंखों से संटू की तरफ बेबस नज़रों से देखा। इन आंखों के आगे वो पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गया। संटू के तैयार होने तक प्रिया ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज़ पर रख दिया। नाश्ता करते हुए संटू ने धीरे से कहा, बरसों बाद आज आपके हाथ का नाश्ता कर रहा हूँ, और फिर चाय के साथ आंसुओं को भी पी गया। जाते जाते प्रिया की तरफ देखा और बोला, मैं लंच तो स्कूल में ही करता हूँ, आप अपना और बच्ची का ख्याल रखिएगा और थोड़ी देर सो जरूर लीजिएगा। और फिर स्कूल चला गया। दूर तक प्रिया की नज़रें संटू को जाते हुए देखती रहीं, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले देखा करती थी जब वे पड़ोसी हुआ करते थे। तब कई बार संटू ने प्रिया को सुनील की क्रूरता से बचाया था।
इसी दौरान दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थीं, पर प्रिया को उसकी मर्यादा ने और संटू को उसके प्यार ने कभी इजहार नहीं करने दिया, क्योंकि संटू प्रिया की बहुत इज्जत भी करता था। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण प्रिया किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर प्रिया ने दरवाज़ा बंद किया और फिर बच्ची के पास आकर लेट गई। आज बरसों बाद पता नहीं कितनी देर तक रोती रही और फिर निश्चिंत होकर सो गई। बच्ची के रोने से नींद खुली तो देखा 12 बज रहे थे। जल्दी से उठकर उसने बच्ची को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दे दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद नहाने गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो सकुचाते हुए संटू की अलमारी से उसका पैंट शर्ट निकाल कर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। संटू स्कूल तो चला आया था, पर नन्ही सी बच्ची और प्रिया का ख्याल उसे बार बार आ रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि उन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं। नई जगह बच्ची भी तंग कर रही होगी। यही सब सोचकर उसने स्कूल से आधे दिन की छुट्टी ली और फिर बाजार से दोनों के लिए गर्म कपड़े, खाने का सामान लेकर वह एक स्टोर से बाहर निकल ही रहा था कि एक खूबसूरत सी गुड़िया ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। उसने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर की तरफ चल दिया। दरवाज़ा खोलते ही प्रिया चौंक गई। संटू ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख नन्ही सी बच्ची को खिलौने वाली गुड़िया दिखाई। बच्ची खिलौना पाकर खुश हो गई और उसी में रम गई। संटू ने प्रिया को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे संटू का पैंट शर्ट पहनने के लिए प्रिया ने माफ़ी मांगी तो संटू ने कहा, हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी कुछ खिलाइए, अभी तो बहुत तेज भूख लगी है। सिर हिलाते हुए प्रिया रसोई में घुस गई। जल्दी से संटू के पसंद की कचौड़ी और छोला बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर तक संटू बच्ची के साथ खेलता रहा। एक प्लेट में कचौड़ी और छोला लाकर उसने संटू को दिया। खाते खाते संटू ने एकाएक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हैं आप? अचानक से संटू के इस सवाल से सकपकाई प्रिया खामोश बैठी रही। अपने हाथ से प्रिया के मुंह में कचौड़ी डालते हुए संटू ने कहा, आप अकेली नहीं हैं, अब मैं और यह बिटिया आपके साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी आप इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम नहीं है। मैं आपकी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। आप जहाँ जाना चाहें मैं आपको वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूँगा, पर अब उस नर्क से निकलिए। संटू जानता था प्रिया का अपना कहने को कोई नहीं है इस दुनिया में, वरना वह कब की इस नर्क से निकल चुकी होती। प्रिया को संटू की बेइंतहा चाहत का अंदाजा भी था और वह जानती थी कि संटू कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। इसीलिए तो वह इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक फ़ोन करके बुलाई थी। सुनील मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा, सिसकते हुए प्रिया ने कहा और फिर पिछली रात की पूरी घटना की जानकारी संटू को दे दी। गर्दन में पड़े नीले निशान को धीरे से सहलाते हुए संटू की आंखों में आंसू आ गए। आपने इतनी हिम्मत दिखाई है प्रिया, एक बार फैसला कर लीजिए। मैं हूँ आपके साथ, मैं सब संभाल लूँगा। कहते हुए प्रिया को अपनी बाहों में लेकर उस नीले निशान को चूम लिया। हाँ में सिर हिलाते हुए प्रिया ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी और फिर संटू के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने एक जज मित्र की मदद से संटू ने सुनील के खिलाफ प्रिया की तरफ से केस दायर करवा दिया। सजा के डर से सुनील ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। संटू के सीने पर सिर रखकर रोती हुई प्रिया का गोरा चेहरा सिंदूरी हो चुका था। आज ही दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से रजिस्ट्रार के दफ्तर में शादी कर ली थी। निश्चिंत सी सोती प्रिया का दमकता हुआ चेहरा चूमते हुए संटू ने धीरे से करवट ली कि प्रिया की नींद खुल गई। पूछी, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ, 1 मिनट, अभी आता हूँ मैं, बोलते हुए संटू बाहर निकल गया और फिर कुछ ही देर में वापस आ गया। उसकी गोद में बच्ची थी, उनीदी सी। बच्ची को हम दोनों के बीच सुलाते हुए संटू ने कहा, हमारी बेटी हमारे पास ही सोएगी, कहीं और नहीं। संटू की बात सुनकर नन्ही सी बच्ची नींद में ही मुस्कुराने लग गई और फिर पापा के गले में हाथ डालकर फिर से सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोते देख
प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर ली, क्योंकि आज एक नई सुबह के स्वागत करना था। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप लोग से निवेदन यही है कि हमारे इस पेज को फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज पे के कमेंट बॉक्स में आप कहानी के नीचे अपना कमेंट दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।